हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों, हमने अपने लास्ट वीडियो में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप की वो चीज़ें बना सकते हैं, वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था। अब उसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे उसके मास के बारे में, मतलब मॉलिक्यूल्स का मास। अच्छा, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक मास के बारे में। पहले मैंने एटम के बारे में पढ़ाया था और फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एटॉमिक मास के बारे में। उसी तरह से मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया है और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो जस्ट सेम एज जैसे एटॉमिक मास होता है उसी तरह से हमारा होता है मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट का मास होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर मैं मास देखूं कि सपोज कीजिए कि मैंने सोडियम ले लिया है, Na ले लिया है, तो वो एक सिंगल एलिमेंट हो गया मेरे पास। तो एटॉमिक मास क्या हुआ? वो उसका हुआ एटॉमिक मास, मतलब सिंगल एलिमेंट का। पर अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करती हूँ तो पूरे मॉलिक्यूल का मास जो होता है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल मतलब जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स the molecule of that substance is heavier than 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 atom। जैसा कि मैंने एटॉमिक मास के अंदर आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर क्या ले ली थी, एक तराजू ले ली थी, ऐसी ली थी ना, यहाँ पर दो चीजें रख दी थी मैंने। अब मैंने क्या किया था, याद होगा आपको, मैंने पिज्जा के स्लाइसेस रखे थे, उसके 12 पीसेस किए थे। एक पीस जो था वो 1 AMU के बराबर था, है ना। तो उससे मैंने क्या किया था, मेजर किया था किसी भी चीज का एटॉमिक मास। बट वो मैंने नॉर्मली ऐसे बता दिया था आपको, लेकिन जब मैंने मतलब रियल में देखा तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रखा था, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, और उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर कोई भी यूनिट रखी थी जिससे हम जो उसका मास है वो मेजर कर पा रहे थे। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी कार्बन एटम का। जैसे लेट अस सपोज कि मेरे पास कार्बन एटम है, इसके मैंने कर लिए 12 पीसेस। आप गिन लीजिएगा 12 है कि नहीं। वैसे 12 पीसेस आप लोगों को करने हैं। उसके 12 पीसेस में से उसका एक पार्ट जो होगा वो किसी भी मॉलिक्यूल या फिर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका एक पार्ट, यानी कार्बन 12 का एक पार्ट, ठीक है। तो यही होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास की हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आइए देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास के हम मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ पहले। As the molecules are made up of 2 or more atoms of the same and different elements, and each atom has a definite atomic mass, therefore molecular mass can be calculated by adding atomic mass of all the atoms present in the molecule of the substance। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बनते हैं, एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो जो अब किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास तो हो गई, सब एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम जो मॉलिक्यूलर मास है उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल अगर दूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देखिए एग्जाम्पल ले लूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया है H2O। तो हमसे पूछा है इसका मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास बताइए कि क्या होता है H2O का। अगर इसमें सिंगल एटम की बात करूँ, जैसे सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ, तो इसका एटॉमिक मास होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। बट मैंने यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल की बात की है, तो इसमें मुझे क्या देखना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास देखना होगा। तो मैं किस तरह से देखूंगी, तो इन्होंने मुझे ये बोला है कि इसमें जितनी भी एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबका जो एटॉमिक मास होता है उसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर मास मिलता है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है मेरे पास, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 2, ठीक है, इन 2। फिर कितना, मतलब हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मैं लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद है मेरे पास ऑक्सीजन, फिर मैं करूंगी प्लस। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एक को तो हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखो 2 को मैं एज इट इज उतारूंगी। अब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, आपको ना एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको एटॉमिक मास की एक टेबल दी थी जिसके अंदर सारे एटॉमिक मासेस लिखे होते हैं, और आई होप कि आपने वो याद कर लिए होंगे। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक, तो 2 को मैं एज इट इज लिखूंगी यहाँ पर। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक, उसके बाद है मेरे पास प्लस, तो प्लस लिख दूंगी इधर। फिर लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 16। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 16 तो कितना आ गया 18। तो जो हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18। अच्छा, अब आपने देख लिया H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि आगे की तरफ हमें कौन कौन से मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ CO2। अब CO2 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है कि CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब CO2 का मॉलिक्यूलर मास भी कुछ इस तरह से निकल सकता है कि पहले कार्बन है मेरे पास, तो मैं लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, क्योंकि कार्बन सिंगल था तो हमने कोई भी डिजिट साइड पे नहीं लगाई है। फिर है ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मेरे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगी 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो होता है वो होता है 12 प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो कितना आ गया 12 प्लस 32, ये आ जाएगा मेरे पास 44। ठीक, तो एटॉमिक मास ऑफ CO2 आपको, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, लेकिन जब आगे एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किया जाता है तो आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाते और आपके मार्क्स कम रह जाते हैं ना। तो अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या गिवन हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेरे पास हो सकता है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है, हालांकि बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है। तो जैसे मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के मेरे पास 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो मैं लिखूंगी 2 × एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, प्लस SO4 कि कितने एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 3, लेकिन SO4 एक पूरा ही मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ने CO2 का निकाला है, H2O का निकाला है, उसी तरह से हमें SO4 का भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो देखो SO4 का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन के एटम्स है, 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32 प्लस 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा 96। तो एटॉमिक मास ऑफ SO4 सल्फेट जो होता है उसका एटॉमिक मास क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूलर मास वो होता है 96। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था 2 × एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ SO4, एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट या फिर SO4। ठीक है, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है 27 प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ सल्फेट जो कि हमने यहाँ पर अभी निकाला है वो होता है 96, तो ये आ जाएगा 54 प्लस 288, ये आ जाएगा 336। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर मास Al2SO4 का 336। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखो तो देखो CuSO4.5H2। अब इसका मॉलिक्यूलर मास मुझको निकालना है, क्या निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ कॉपर।
देन एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इन सबका मुझे एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो पहले मैं एटॉमिक मास ऑफ कॉपर लिखूंगी, क्या होता है 63.5 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर लिखूंगी, कितना होता है 32 प्लस इन दोनों के एक ही एटम से मेरे पास मैंने दोनों का एटॉमिक मास यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं लिखूंगी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो 4 प्रेजेंट है, तो लिखूंगी 4 × 16। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डॉट लगाया हुआ है। इसको देखिए कुछ मैथ्स वाले बच्चे जो होते हैं वो ये समझते हैं कि डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है, बट ऐसा नहीं होता है। ये डॉट मैंने सिर्फ इन दोनों को सेपरेट करने के लिए लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखनी है हमेशा ये बात कि यहाँ पर ऑलवेज एडिशन होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग प्लस 5H2 यानी 5 × H2 का मैंने मॉलिक्यूलर मास अभी आप लोगों को निकलवाया है, वो होता है 18। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो होता है हमारा इसका मॉलिक्यूलर मास। अब इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रही हूँ जिसका मॉलिक्यूलर मास आप लोग मुझे बताएंगे, होता है C6H12O6। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है, ये होता है ग्लूकोज। ठीक, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ क्या टॉपिक हमको गिवन है, तो चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास फॉर्मूला यूनिट मास। जैसा कि हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है उसी तरह से हमारा फॉर्मूला यूनिट मास भी होता है। अब फॉर्मूला यूनिट मास यूज क्यों होता है, किस चीज के लिए होता है, ये हम डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं। इन केस ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयंस। अब ये आयंस क्या चीज होती है वो मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, फिलहाल आपको याद रखना है आयंस होते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स। वी कैलकुलेट फॉर्मूला मास एज द फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मूला unit of the ionic compounds. Formula mass of a ionic compound is obtained by adding atomic mass of all the atoms in a formula unit of the compound. अब जो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास होता है वो आयंस के लिए यूज होता है, आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। अब आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इनको जब हम पानी में डालते हैं तो वो टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। तो देखो जैसा कि हम एग्जांपल अगर लें तो एग्जांपल में मैं क्या ले सकती हूँ, जैसे हमको बोला है कैल्शियम ऑक्साइड का हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। अब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो ये किस टाइप से टूटता है, Ca+2 में टूटता है और O2- में टूटता है। ठीक है, तो देखो अभी टूटता कैसे है ये मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगी बहुत डिटेल में, जब हम आयंस पढ़ेंगे। हो सकता है मैं इसी लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाऊं, तो देखिएगा। तो देखो ये टूटता है Ca+ और O2- में। अब कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40 और प्लस 16 कितना होता है 56। तो हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला यूनिट मास आ गया वो आ गया 56। तो जब भी हम आयंस की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आयन का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, हम ऑलवेज बोलते हैं आयंस का फॉर्मूला यूनिट मास। जो फॉर्मूला यूनिट मास ऑलवेज यूज होता है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आयंस की तरफ। ये आयंस क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे टाइप्स, आयन के 2 टाइप्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों अब देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। तो देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। लेट अस सपोज बच्चों कि मेरे पास कोई भी एटम है, ठीक है, ये एटम मेरे पास प्रेजेंट है। तो पहले हम लोगों ने क्या माना था कि एटम एक ऐसी चीज है जो सबसे छोटी चीज है, जो इनडिविजिबल है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब हम क्या मानेंगे कि जो हमारा एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। किससे, उसके एटम्स के अंदर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
ऐसी 3 चीजें और आगे जो हमारे एटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। पहले तो ये माना जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल पोर्शन है, जिसको हम मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके एटम के अंदर भी हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक। अब हमारा जो एक चीज होती है चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 0। तो इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0। वैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, बस इन दोनों पे चार्ज का फर्क होता है कि इस पे प्लस होता है और उस पे माइनस होता है, ठीक है। अब बच्चों किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। जैसा कि मैं अगर किसी उसमें एटम पे बात कर लूं, लेट अस सपोज बच्चों, इधर देखो, यहाँ पर कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एटम है जिसका नाम है X। मैंने क्या किया, इस एटम के अंदर से मैंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, सॉरी पहले यहाँ पर हम देखेंगे इसके पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, ठीक है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, -10 और +10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। जब 0 चार्ज हो जाता है, -10 +10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 चार्ज हो जाएगा। तो ये एटम कैसा हो जाएगा, मेरे पास न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब लेते सपोज बच्चों के इसने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया लूज, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो यहाँ पर कैसे होगा, ये X जो मेरे पास एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और प्रोटॉन उतने ही बचेंगे। जब हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला है, प्रोटॉन को नहीं निकाला है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -9 और +10, तो ये कितना आ जाएगा, +1। जब यहाँ पर +1 आ गया है तो इस एटम के ऊपर यहाँ पर +1 चार्ज आ जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद किसी भी एटम के ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये बोलता है कि नहीं भाई मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। जब यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इधर देखो, तो ये X जो मेरे पास एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ से, ठीक है। तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यहाँ पर बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। जब ऐसा होता है तो ये -8 और +10 होता है, तो ये आ जाता है हमारा +2। जब ये +2 आ जाता है तो इस एटम के ऊपर चार्ज हो जाता है +2। यानी इसका मतलब ये होता है कोई भी एटम के अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर आएगा +1 चार्ज, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसके ऊपर आता है +2 चार्ज, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो मैं आपको बताती हूँ। अब इस एटम ने बोला कि चलो अब हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, इसी तरह से मैं 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो यहाँ से क्या +3 चार्ज आ जाएगा। लेकिन अब इस एटम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन कर लिया तो ये X एटम जो है मेरे पास, जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -11 + 10, तो ये आ जाएगा -1। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाता है -1, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा हूँ, मैं करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन की। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहाँ पर -2 चार्ज आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -3 चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से जो ये चार्ज आ रहा है, कोई भी चार्ज स्पीशीज जो होती है वो होती है हमारी आयन। अब उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों को ही हम आयन बोलेंगे। जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता है वो हमारी न्यूट्रल स्पीशीज होती है। जो हमारी आयनिक स्पीशीज होती है उसके ऊपर प्लस का चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यहाँ पर जो मैंने सब लिखा है वही सब लिखा है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ईच
इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास -1 चार्ज होता है। एंड ईच प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 1 चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज न्यूट्रल। अब हमारा न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। Every atom contains an equal number of positive और negative electrons and positive protons। हमारा एटम है उसके ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि जस्ट चार्ज का यहाँ पे डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। Which balance the charge in the atom and make neutral। जब यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो इससे हमारा जो चार्ज होता है वो बैलेंस हो जाता है और चार्ज 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एटम न्यूट्रल हो जाता है, ठीक। If however one or more electron removed from an atom or added to an atom, अगर मैं इससे एक या दो एटम निकाल रही हूँ या फिर एक या दो इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रही हूँ, then the atom has either less or more number of electron। एटम के पास या तो कम इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। then normal atom, इस एटम की कंपैरिजन में, then it gets an overall electric charge, the atom becomes an ion। तो क्या होगा यहाँ पर, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी या फिर ऐड करूंगी तो या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे आयंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो भी मतलब चार्ज स्पीशीज होगी वो होती है हमारी आयंस, ठीक है। और जो जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा वो होती है न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। तो आइए अब देख लेते हैं कि आयंस की डेफिनेशन हमें किस तरह से लिखनी है अपने मतलब अपने एग्जाम्स में किस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, बट आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पीशीज, ये मैंने SPP स्पीशीज का बनाया है, आप लोग समझ लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो आयंस क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज होती है जिनके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। An ion is formed by the loss or gain of electron by an atom। तो जो हमारा आयन होता है वो या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, लूज करते हैं, तो क्या बनता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक। सो इट इज कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक। अब देखो, अब हमारे पास दो आयन भी दो टाइप्स के हो सकते हैं मेरे पास, जैसे कि आयन है मेरे पास, तो आयन 2 टाइप्स हो सकते हैं। वो एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम बोल सकते हैं कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया उसको बोलेंगे हम एनायन। अब आपको कैसे याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है वो कैटायन ही होता है, तो ऐसे याद रखना है, कैटायन में ये जो टी आ रहा है ये पॉजिटिव का साइन शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कैटायन होता है और एनायन तो नेगेटिव चार्ज होता ही है। तो आयंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। अब कैटायंस क्या होते हैं, तो कैटायंस अब मैंने आपको बता भी दिया था जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो कैटायन होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। एक कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। इसके अंदर से हमने एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ए कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन ए नॉर्मल एटम। कैटायन के पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रोटॉन से कम होंगे, ठीक है। जब ऐसा होता है ड्यू टू मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन, ए कैटायन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे प्रोटॉन्स मतलब ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कैटायन के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह हमारी एनायन की भी कहानी है, अब आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन या गेन करते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखो, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ क्या है, अब आयंस हमारे मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आयंस कैटायन और एनायन होते हैं, बट इस एक और तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं हम सिंपल आयन, ठीक है, और दूसरा हम बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक
दूसरा बोल सकते हैं हम पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। अब सिंपल आयंस क्या होते हैं मेरे पास, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिंपल आयंस वो होते हैं जो those ions which were formed from single atom is called simple ion। जो सिंगल एटम से बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल आयन। जैसा कि मेरे पास Na था, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस, सब प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। Mg था, Mg से मैंने, अब मैग्नीशियम का क्या है, इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तो Mg प्लस का 2 इसके ऊपर आ गया। तो ये क्या था, हमारे सिंगल एटम से क्या बने हैं, हमारे सिंपल आयन बने हैं। बट अगर मैं पॉलीएटॉमिक आयंस को देखूं तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, those ions which were formed from group of atoms which are called polyatomic ions। तो ये सिंगल एटम से मेरे पास बन रहे थे। ये किससे बने, कि ग्रुप ऑफ एटम से, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम हो, मतलब बहुत सारे एटम्स हो, एक नहीं हो बहुत सारे हो। तो एग्जांपल इसका अगर मैं लूं तो एग्जांपल में मेरे पास आ जाएगा जैसा कि OH नेगेटिव, इसके अंदर 2 एटम से मेरे पास, और मैं ले सकती हूँ Cn नेगेटिव, ठीक है, ये भी आयन है मेरे पास, ले सकती हूँ CO3-2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही हो। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकूँ। स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।